हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। आज हम कैश बुक के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डबल कॉलम का सम देखेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको कैश बुक का पूरा बेसिक बताया था, थ्योरी करवाई थी ताकि थ्योरी आपको अलग से ना करनी पड़े, और उसमें हमने सिंगल कॉलम का सम भी सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं डबल कॉलम। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सो ये है फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का। जब मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बता रही थी उस टाइम भी मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था, एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल कॉलम में हम सिर्फ एक अमाउंट का लाइन बनाते थे, लेकिन डबल कॉलम में हम दो बना रहे हैं, कैश और बैंक, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम बन रहा है अमाउंट का, इसीलिए इसको डबल कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने सिंगल कॉलम में किया था, सेम इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी नाम पे सम है, जिस कंपनी के नाम पे हम उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे। देन कैश बुक, कौन सा कॉलम आप बना रहे हो, सिंगल बना रहे हो तो यहाँ सिंगल कॉलम, डबल तो डबल, ट्रिपल तो ट्रिपल। ओके, फिर मैंने आपको बताया था एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, ये लिखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखते हैं हम लोग तो हमारा मार्क्स कट होता है। देन उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, वीएन का मतलब है वाउचर नंबर, एलएफ का मतलब है लेज़र फोलियो, फिर कैश और बैंक। सेम जो हम डेबिट साइड में करते हैं वही सेम हम क्रेडिट साइड में भी सेम बनाते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मेट। आपको बहुत ही कम लाइन लेके फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है वो लिमिटेड होता है। ठीक, हाँ, वो अलग बात है, अगर आप अपने कॉपी को हॉरिजॉन्टल करके बनाते हो तो आपको स्पेस मिल जाएगा। तो चलिए अब हम सम देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, जैसा कि सम रहेगा आपको इजीली सम देख के समझ में आ जाएगा कि वो सिंगल कॉलम है कि डबल कॉलम है। डबल कॉलम में एक नई चीज़ आती है जिसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो आज मैं आपको उस सम में कॉन्ट्रा एंट्री भी समझाऊंगी। प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 1 में हमने सिंगल कॉलम सॉल्व किया था। प्रॉब्लम 2 में राइट अप ऐसे क्लासेस डबल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मे 2024, और हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है 2024 में 1 कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दो बैलेंस हमें यहाँ दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको सिंगल कॉलम में एक चीज़ बताया था, जब हम सिंगल कॉलम रेडी कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर पैसे किसी भी साइड से आते हैं तो हम इस साइड लिखते हैं, और पैसे किसी भी साइड से अगर जा रहे हैं तो हम इस साइड लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आने वाला साइड है तो हम यहाँ पे, अगर पैसे किसी भी साइड से इनकम हो रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है, ये जस्ट नॉलेज के लिए है कि पैसे कहीं से भी आ रहे हैं तो इस साइड, और पैसे का एक्सपेंस अगर किसी भी साइड से होगा तो इस साइड हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे सम सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब जैसे सम में सबसे फर्स्ट बोला है मई का सम है 2024, कैश बुक मंथली बेसिस पे बनता है। ठीक है, सो ये 2024 का सम है। थ्योरी मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में सिंगल कॉलम करते वक्त। 2024 मई का सम है। अगर हम शुरू में डेट और मंथ लिख देते हैं तो फिर हमें सिर्फ नंबर लिखना पड़ता है। तो 1 तारीख को, 1 मई को क्या हुआ, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, मतलब ये अप्रैल का बैलेंस चल के आ रहा है मई में, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस BD। ठीक है, 1 मई का है तो कैश इन हैंड हमारे पास था 40,000 और बैंक में हमारे पास था 90,000। ठीक है, जैसा है वैसा ही हम लिखेंगे। बहुत लोग इसको अलग अलग भी लिखते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ दोनों कॉलम में दिखा सकते हो। फिर 7 तारीख की एंट्री है कैश सेल्स। इसका मतलब है कि हमने सेल किया जिसकी वजह से पैसा आया, तो आया, इनकम हुआ तो दिस साइड, पैसा जाता तो दिस साइड, कैश सेल हुआ। तो 7 तारीख को हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश और यहाँ पर लिखेंगे कैश सेल। ये छोटा सा नरेशन हम लिखते हैं ताकि जब मंथ के एंड में हम अपना अकाउंट देखें तो हमें याद रहे कि हमने किस चीज़ के लिए ये पैसे खर्च किए या किस चीज़ के लिए पैसे आए हमारे पास। तो कितने का सेल हुआ था, 12,000 का। सिंगल कॉलम हमारे लिए इजी इसलिए होता है क्योंकि हमें इसमें देखना नहीं पड़ता किस कॉलम में जाएगा, जबकि डबल कॉलम में हमें ये देखना पड़ता है कि हम इसे बैंक में डालेंगे या कैश में डालेंगे। होता ये भी बहुत ईजी है, जैसे कैश सेल, कैश में पैसे आए तो नॉर्मल सी बात है वो हम कैश में डालेंगे, तो ये 12,000 हम कैश में दिखाएंगे। फिर इसके बाद 15th को हुआ रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर ए एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेम डे मिस्टर ए ने हमें चेक दिया और सेम डे हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो 15 तारीख को हमें चेक मिला और हमने डिपॉजिट किया। ठीक है, सो पैसा आया तो इसलिए इसे हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक, और यहाँ पर हम लिखेंगे चेक फ्रॉम मिस्टर ए। कितने रुपए का चेक उन्होंने दिया, 30,000, तो हम बैंक में इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि चेक हम डायरेक्ट बैंक में डाल रहे हैं सेम डे। फिर नेक्स्ट 20 को वेजेस पेड बाय चेक
हमने चेक से वेजेस पेड किया, वेजेस यानी मजदूरी सैलरी हमने पे किया है चेक से, तो पैसा गया, तो इसीलिए 20th को, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिख देते हैं 2024 में 20 तारीख को, और हमने इसे पे किया है बाई चेक, तो इसीलिए बाई बैंक लिखेंगे यहाँ पर, या फिर बाई चेक भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक नरेशन देंगे, वेजेस पेड, नरेशन हमने दिया वेजेस पेड, कितने रुपए इसका, 48,000 का, तो बैंक से पैसा जाएगा क्योंकि हमने चेक से पे किया है, तो 48,000। फिर इसके बाद है विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, बैंक से हमने पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए। हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए भले पैसा निकाला, लेकिन पैसा तो गया ना, तो अगर पैसा जाता है तो हम इस साइड एंट्री करेंगे। तो 21st की ये एंट्री है, फॉर पर्सनल यूज़ पैसे निकले हैं बैंक से, तो मतलब ये बैंक से जाएगा, तो बाई बैंक करके यहाँ पर विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। ये जो लाइन मैं लिख रही हूँ ये आप सम में से देख के जो भी लाइन आपको लगे वो आप लिख सकते हो, छोटा सा कुछ भी, 2-3 वर्ड। 1800 रुपीज़, तो बैंक से निकला 1800 रुपीज़। फिर 23rd नंबर एंट्री है 23 तारीख की, विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब ये जो है ये है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है कि हमने बैंक से पैसा निकाला फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, मतलब पहले तो पैसा निकलेगा और फिर ऑफिस के यूज़ के लिए ऑफिस के कैश में जाएगा, ठीक है। मतलब पहले पैसा निकालते कहाँ से, इस साइड से, तो पहले तो हम पैसा निकालेंगे और पैसा निकालने के बाद उसको जमा भी करेंगे, तो इस एंट्री का दोनों साइड इम्पैक्ट होता है, इसीलिए हम इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जिस भी एंट्री का इम्पैक्ट दोनों जगह पे होगा सेम टाइम पे, एक ही एंट्री दोनों जगह इम्पैक्ट होगी, वो होगी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ये एंट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 100% ये एंट्री आएगी। सो 23 तारीख का सम है, एकदम अच्छे से इसको कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है, तो बैंक से हमने पैसा निकाला, तो बाई बैंक, यहाँ से हम करेंगे विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज़। कितने रुपए निकाले हमने बैंक से, 18,000 हमने बैंक से निकाले, और सेम एंट्री ये 18,000 बैंक से निकला और जाएगा कहाँ, तो हमारे ऑफिस के कैश बॉक्स में, ठीक है। तो बैंक से निकाल के कहाँ डालेंगे हम, ऑफिस के कैश बॉक्स में डालेंगे सेम 18,000 को। यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश, सेम विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज, सेम डेट 23, और इस एंट्री के साइड में हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा, दोनों साइड हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रा ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सो अब लास्ट एंट्री जो है ऑफिस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी मैंने कॉन्ट्रा एंट्री लिया है। सो 28 को ऑफिस कैश बैंक में डिपॉजिट होगा, तो पहले ऑफिस से कैश निकलेगा, जैसे अगर हमारे पास कैश हो हम उसे बैंक में डालने जाते हैं, तो हमारे पास से कैश निकला तब वो जाकर बैंक में जमा होता है, ठीक है। तो पहले तो हमें अपने पास से उसे निकालना पड़ेगा, फिर हम बैंक में डालेंगे। तो वैसे ही 28 तारीख को पहले पैसा जाएगा बैंक में डिपॉजिट होगा टू बैंक ऑफिस कैश, तो ऑफिस कैश हम लोग निकालेंगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमें डालना है तो पहले निकालना है। पैसे निकालते कहाँ से, इस साइड से, तो पहले 28 तारीख को हम पैसे निकालेंगे टू कैश ऑफिस कैश, तो पहले बैंक से हम पैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम ऑफिस कैश निकालेंगे, कितने रुपीज़, 2850, तो पहले हम 2850 इसको कैश से निकालेंगे, ठीक है, और फिर डिपॉजिटेड करेंगे बैंक में, मतलब बैंक में पैसा आया, अगर पैसा आया तो हम इस साइड दिखाते हैं, तो इसीलिए ये जो 2850 रुपये हैं इसे हमने बैंक में डाला। पहले हमने निकाला इसे कैश से निकाला और बैंक में डाला, तो सेम एंट्री का दो जगह इम्पैक्ट है, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। आई होप आपको दोनों कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आई होगी। मैं और भी आपको सम बता दूंगी कॉन्ट्रा एंट्री के ऊपर क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। अब हम करते हैं, अब सारी एंट्रीज ख़त्म हो गई है, तो अब हम करते हैं इसका टोटलिंग। सो टोटलिंग करने के लिए, टोटलिंग मैंने आपको कैश बुक सिंगल कॉलम में भी बताया था। टोटल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लाइन देते हैं,
इसके बाद हम देखते हैं किस साइड ज़्यादा है। तो सबसे पहले कैश में देखते हैं, जैसे इस साइड ही ज़्यादा है इस साइड के कैश के मुकाबले, ठीक है। तो जिस साइड भी ज़्यादा होगी उस साइड को प्लस करेंगे, जैसे 40 + 12 52 प्लस 18,000 = 70,000। तो जिस साइड भी ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है तो 70,000 इधर लिखेंगे, और सेम ज़्यादा वाले अमाउंट को दूसरे साइड भी लिखेंगे, तो 70,000 इधर भी लिखेंगे। फिर बैंक का चेक करते हैं। तो बैंक में 90,000 इधर है, इधर अमाउंट छोटा है तो यही साइड बड़ा है, तो यही साइड बड़ा है, तो इधर भी इस साइड को प्लस करेंगे। 90,000 + 30,000 1,20,000 1,20,000, सो 1,22,850। तो सेम अमाउंट हम इधर भी लिखेंगे। किसी साइड भी ज़्यादा आ सकता है, इस साइड भी ज़्यादा आ सकता है और इस साइड भी ज़्यादा आ सकता है। अब जैसे कि इस साइड ज़्यादा था और इस साइड कम है, जिस साइड कम रहेगा उधर हम बैलेंस करते हैं ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। अकाउंट्स हमेशा इक्वालिटी पे चलता है। तो इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है, तो इस साइड बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ 22 होगा, ये मंथ का जो लास्ट डेट होगा यानी कि 31 मई, 31 मई को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD, ठीक है। बाई बैलेंस CD लिखकर अब जितना भी कम है, मतलब ये 70,000 में से यहाँ पे जितने भी अमाउंट रहेंगे सबको हम लोग माइनस कर लेंगे और जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ एक ही अमाउंट है 2850, तो हम 70,000 से 2850 को माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर आएगा 67,150। ऐसे ही यहाँ से भी हम ये तीनों अमाउंट को माइनस करेंगे, मतलब 1,22,850 से हम माइनस करेंगे इन तीनों अमाउंट को। माइनस करने पर आएगा 55,050, ठीक है। ये हो गया बाई बैलेंस CD मई का। यही सेम अमाउंट जून के लिए बन जाएगा टू बैलेंस BD। जैसा कि हमने यहाँ पर टू बैलेंस BD लिखा तो ये अप्रैल का था, ऐसे ही यहाँ का जो बैलेंस CD आया ये नेक्स्ट मंथ के लिए बन जाता है टू बैलेंस BD। और ये जो अमाउंट आया ये ज़रूरी नहीं है इधर आए, इधर भी आ सकता है, ठीक है। जिस साइड भी ज़्यादा होगा बस हम उसे दोनों साइड लिखेंगे और जिधर कम होगा उससे माइनस कर लेंगे। तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैं पूरे सम की फ़ोटो आपको दे देती हूँ जिससे आपको रिवीजन में हेल्प हो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया या फिर आपको पर्सनली ट्यूशन्स लेने हैं तो उसके लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। लाइक आपको कोई नए चैप्टर के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो आपसे अकाउंट्स के मिस ना हो।